कविता तोप वीरेन डंगवाल जी द्वारा लिखित है। वीरेन डंगवाल जी का जन्म सन 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में हुआ था। आरंभिक शिक्षा इन्होंने नैनीताल से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए ये इलाहाबाद गए। अपने प्रोफेशन से पेशे से ये प्राध्यापक रहे और पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन जी की कविताओं की विशेषता मानी गई है। इन्होंने बहुत सी ऐसी चीजों पर, जीव जंतुओं पर कविताएं लिखी जिन्हें देखकर आम व्यक्ति शायद नजरअंदाज करता है, उसे निग्लेक्ट करता है। हमारे आसपास समाज में बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम ध्यानपूर्वक सोचें, देखें, तो उनमें बहुत से विलक्षण रहस्य हैं जिन पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। वीरेन के अब तक जो 2 कविता संग्रह हैं इस दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो गए हैं, और पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा भी इन्हें कई अन्य पुरस्कार भी मिले। वीरेन डगवाल जी ने कई महत्वपूर्ण कवियों के द्वारा लिखी गई कई अन्य भाषाओं में जो लिखी गई कविताएं हैं उनका हिंदी में अनुवाद भी किया। इसका कारण ये है कि वे चाहते थे कि अन्य कवियों के द्वारा लिखी गई कविताओं को भी पाठकों तक हिंदी के माध्यम से पहुंचाया जा सके, इसलिए हिंदी के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इस कविता में तोप का मानवीकरण किया गया है और इसमें बताया गया है कि प्रतीक और धरोहर 2 किस्म के हुआ करती है। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। भान होता है मतलब जानकारी मिलती है। और दूसरी जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब और क्या चूक हुई मतलब भूल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को बहुत दारुण दुख, बहुत अधिक दुख झेलना पड़ा और दमन भी सहना पड़ा। तो ये कविता हमें बहुत एक बड़ी सीख भी देती हुई प्रतीत होती है, और इसमें 2 प्रतीकों का चित्रण किया गया है जो हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक दृष्टि से आई, वे भारत में व्यापार करना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने भारत आकर देखा कि ये तो एक बहुत समृद्ध शक्तिशाली देश है, किसी समय में भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और यहाँ पर बहुत सुख संपत्ति, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे राजा महाराजाओं का शासन था और चारों तरफ खुशहाली थी। तो उनका मन बदल गया, उनके मन में लालच की भावना आ गई और धीरे धीरे उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और भारतीयों पर ही जुल्म करना शुरू कर दिया। भारतीयों की शुरू से ही प्रकृति रही है कि वो घर आए मेहमान का स्वागत खुले दिल से करते हैं, अतिथि देवो भवा में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो अतिथि बनकर भारत आए थे अंग्रेज, उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया और भारत पर अपने पैर जमा लिए। उस समय जब अंग्रेजी शासन था तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे इमारतें बनवाई, महल बनवाए, बहुत सारी ऐसी चीजें बनवाई और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बंदूकें, तोपें, गोले, बारूद आदि का भी निर्माण किया। तो उस दौरान में कुछ उन्होंने कंपनी बाग बनवाए। आपके फगवाड़ा शहर में तो शायद बहुत बड़ा कंपनी बाग नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में कंपनी बाग हैं जहाँ पर लोग सुबह शाम सैर करने के लिए जाते हैं। और इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी तोपें भी तैयार की और देश को आज़ाद, फिर से आज़ाद करवाने का सपना भारतीयों में उनके शासनकाल में ही पैदा हुआ, जब भारतीयों ने देखा कि
दुनिया भारत के लोगों पर वो अंग्रेज जो है वो उनका बुरा हाल कर रहे हैं, उन पर क्रूरता कर रहे हैं और भारतीयों पर जुल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने एक विद्रोह की भावना उनके मन में पैदा हुई और उन्होंने अपना सिर उठाया। लेकिन सिर उठाने वाले हमारे वीर योद्धा जो आगे बढ़े, उसे अपनी तोप के माध्यम से, तोप के द्वारा कुचल दिया गया। और बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिनके परखच्चे उड़ा दिए गए, जिनके सिर उड़ा दिए गए। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद करवाने का सपना साकार करने निकले जांबाजों को मौत के घाट उतारा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वज ने उस सत्ता को ही उखाड़ फेंका और आजादी प्राप्त की। तोप को निस्तेज कर दिया, तेजहीन कर दिया। जो तोप पहले शक्तिशाली थी, अब वो आखेट की वस्तु, खेलने की वस्तु बनकर रह गई थी, उसमें कोई शक्ति ना रही थी। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने ये याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पांव ना जमाने पाए जिसके इरादे नेक ना हो, और फिर से यहाँ वही तांडव ना मचे। ये शिक्षा हमें इस कविता के माध्यम से दी गई है। तो अपनी कहानी कहती हुई सी प्रतीत होती है जब हम कविता पढ़ते हैं, जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों पर हरे हैं और अभी तक हम उन घावों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उस काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही। इस पाठ की तोप जो है वो निस्तेज है, केवल एक प्रतीक के रूप में, धरोहर के रूप में हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई और प्रतीक के रूप में ये कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है। ये कविता हमें ये भी शिक्षा देती है कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की हैं, वो गलतियां हम ना दोहराएं। कई बार आप अपने घरों में भी, आम बातचीत में भी सुनते होंगे अपने दादा के द्वारा, अपने पिता के द्वारा कि हाँ, उस समय में अगर हमने ऐसा किया होता तो शायद आज कुछ और अलग दृश्य होता या आज कुछ अलग परिस्थिति होती। उस समय पर पछताते हैं कि समय रहते हुए अगर उन्होंने वक्त को संभाला होता या वो कोई काम जो आज भी उनके मन में करने की इच्छा है वो उस समय कर लिया होता, तो शायद आज उनकी परिस्थिति बदली होती। लेकिन आज जो अब जो भावी पीढ़ी उनसे शिक्षा लेती है, उनसे प्राप्त करती है कि जो गलती हमारे पिता ने, दादा ने, परदादा ने की है, हम उसे भावी भविष्य में ना दोहराए। तो ये एक छोटी सी कविता है, इस पर बेस्ड एक्टिविटी मैं कल लूंगी। आज कविता आप समझ लीजिए, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। केवल आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी, राइट? जस्ट अ मोमेंट। कंपनी बाग के मुहाने पर दर रखी गई है यह तोप। यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग के मुहाने पर, मुख्य द्वार पर, कंपनी बाग के मुहाने पर मुख्य द्वार पर यह तोप जो है वो रखी गई है। मुहाने का अर्थ है प्रवेश द्वार पर। आप अगर कई बार आपको मौका मिला हो, आप कैंट एरिया में गए हो, तो आपने देखा होगा कि मुख्य द्वारों पर कई बार सजावट के लिए तोप रखी गई होती है। और उसी तरह यहाँ पर कंपनी बाग का जिक्र है। कंपनी बाग के मुहाने प्रवेश द्वार पर, जहाँ से एंट्रेंस होती है, अंदर को हम जाते हैं, वहाँ पर एक तोप सजावट के लिए रखी गई है। और ये तोप कौन सी है? ये तोप कवि बताता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ये तोप जो है अंग्रेजों के द्वारा इस्तेमाल की गई थी और जिसने बड़ी क्रूरता दिखाई थी, अपने समय में बड़े जुल्म किए थे स्वतंत्रता सेनानियों पर, वीर सूरमाओं पर। और आज वो एक सजावट के तौर पर रखी गई है। इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार।
संभाल मीन्स देखभाल, इसकी आज बहुत इसे संभाल कर रखा गया है, इसकी देखभाल की जाती है। और विरासत कहा जाता है कि जो चीजें हमें अपने पहले पूर्वजों से प्राप्त हुई, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त हुई, जैसे कि आपके पिता के पिता, आपके दादा, फिर दादा के आगे पिता, परदादा, तो वो अपनी कोई वस्तु अपने आगे पुत्र को, फिर पुत्र जो है अपने आगे पुत्र को देता है। तो इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वस्तुएं आगे जो है अपनी भावी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखी जाती है या उन्हें दे दी जाती है। तो अब ये तोप जो है वो भी हमें विरासत से ही मिली है, अपने पूर्वजों से ही मिली है, और आज उससे संभाल कर रखा गया है। इसमें कवि बताते हैं कि पहले तो ये स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों के द्वारा बहुत शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल की गई थी, लेकिन आज ये कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर केवल एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है, एक सजावट की वस्तु रह गई है, और आज ये शक्तिशाली नहीं है, इसकी शक्ति समाप्त हो गई है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के युग में ये जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज इसका महत्व जो है वो समाप्त हो गया है। उस समय में इसने बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को मौत के घाट उतारा था, बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को मौत के घाट उतार दिया था। और आज जो है वो इसका हाल जो है वो बहुत बुरा हो चुका है, केवल दो ही मौकों पर इसे चमकाया जाता है। दो मौके कौन से हैं? एक तो 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। एक 15 अगस्त है और एक 26 जनवरी, जब परेड होती है या कोई उस बाग में कोई समारोह होता है, उस समय ही इसे चमकाया जाता है। अन्यथा इसकी मतलब ये केवल सजावट के लिए ही वहां रखी गई है। उसके बाद कवि कहता है कि चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप, चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। जस्ट अ मोमेंट। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जब्र उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। जो लोग सुबह और शाम उस कंपनी बाग में सैर के लिए आते हैं, ये तोप शायद उन्हें अपनी कहानी स्वयमेव ही बताती है। कहती है कि मैं बड़ी जब्र थी। कब जब्र थी? जब मेरा समय था, उस समय में मैं बड़ी जब्र थी, जुल्मी थी, और मैंने बड़े बड़े वीरों के, सूरमाओं के, बहादुर सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। क्यों? क्योंकि इस तोप का इस्तेमाल उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के द्वारा भारतीय सूरमाओं को उड़ाने के लिए किया गया था, जिन्होंने उस कंपनी अंग्रेजों का विरोध किया था। तो अब जो परिस्थिति है वो बदल गई है, और अब समय जो है परिवर्तित हो गया है। चाहे जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई जुल्मी व्यक्ति कितना ही दूसरों पर जुल्म क्यों ना करे, परंतु समय बदलता है, और एक ना एक दिन जरूर ऐसा आता है कि जब उसका जुल्म जो है वो समाप्त हो जाता है। सैलानी का अर्थ यहाँ पर लिया गया कि जो दूसरे स्थलों पर आने वाले यात्री, जो देखने के लिए किसी मॉन्यूमेंट को या किसी मंदिर को, कोई चीज़ें जो देखने योग्य होती हैं, विशेषकर फेमस चीज़ें, उन्हें देखने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें कहा जाता है जब्र। का अर्थ यहाँ पर आएगा ताकतवर, और सूरमाओं मतलब वीरों के, और धज्जे में चिथड़े उड़ा देना। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर ये फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गुरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब तो बहरहाल, बहरहाल का यहाँ पर अर्थ होगा फिलहाल, फारिग का होता है अर्थ खाली। अब वो कहते हैं कि इस समय जो है वो बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुकी है।
अब केवल ये एक सजावट की वस्तु बनकर रह गई है, प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। और जब सुबह शाम सैलानी इस बाग में घूमने फिरने आते हैं तो छोटे बच्चे भी उनके साथ आते हैं और वे आकर उस बाग में अटखेलियां करते हैं, शरारतें करते हैं, उस तोप के ऊपर चढ़कर उसकी सवारी करते हैं। कोई उसके साथ लटक जाता है, जैसे कि छोटे बच्चे खेल के मैदान में जाकर या किसी बाग में जाकर अजीब अजीब सी कई बार हरकतें करते हैं। कोई लटकता है, कोई दूसरे को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अर्थात कहने का भाव ये कि वो एक खेलने की वस्तु, खिलौना सा बनकर रह गई है। और जब छोटे बच्चे वहां से चले जाते हैं और वह उनसे फारिग हो जाती है, खाली हो जाती है, तो उस समय भी उस पर बैठकर चिड़ियां ही करती हैं गपशप। छोटी छोटी चिड़ियां या गोरैये कह लो, कि उस पर बैठकर बातचीत सी करती हुई प्रतीत होती है। कहने का भाव यह है कि वह तोप जो अपने समय में इतनी शक्तिशाली थी, आज केवल पक्षियों के बैठने और गपशप करने की जगह बनकर रह गई है, चीज बनकर रह गई है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। और शैतानियां करते हुए पक्षी, गोरैया, खासकर की गोरैया, कभी इसके मुख्य द्वार के भीतर घुस जाती है, कभी बाहर आ जाती है और शैतानियां करती हुई सी प्रतीत होती है। कभी बच्चे इस पर लटकते हैं, कभी इस पर पक्षी बातचीत करते हैं, कभी पक्षी इसके मुख्य द्वार, जिस मुख्य उसके मुंह के आगे आपने तोप देखी होगी, मुंह में गोला डाला जाता है और पीछे से उसे दबा दिया जाता है और गोला जो है वो बहुत वीर बहादुर सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। और आज इसके मुंह में केवल घुरैये घुसते हैं, शरारतें करते हैं। समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और वह जो तोप अंग्रेजों ने उस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों का दमन करने के लिए, उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए प्रयोग की थी, आज उसका हाल तो देखिए। वह केवल पक्षियों की आखेट का माध्यम बन चुकी है। वे बताते हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। और तोप शायद ये मतलब वे बताती हैं कि शायद वो गोरैये पक्षी बताते हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो क्यों ना हो तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब्र, जुल्म, शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु एक दिन ऐसा आता है कि उस शक्ति का दमन हो जाता है और समय बदलता है। समय बहुत बलवान है और समय बदलने के साथ ऐसे शक्तिशाली क्रूर शासक जो उस समय में थे, वो भी भारतीयों की उस स्वतंत्रता की चाह को दबा ना पाए और आज समय बदलने पर उसका मुंह बंद हो चुका है। अर्थात तोप निस्तेज हो चुकी है। तोप जो है अब केवल एक आखेट की वस्तु बनकर रह गई है, एक सजावट की वस्तु बनकर रह गई है और कभी कभी तो लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। एक बार फिर से मैं इसको कर देती हूँ लाइंस को एक्सप्लेन। अब तो बहरहाल से लेकर उसका मुंह बंद एक बार फिर सुन लीजिए। इसमें कवि बताता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस तोप का इस्तेमाल बड़ी ही बेरहमी से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को उड़ाने के लिए, उनके परखच्चे उड़ाने के लिए, उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए किया गया था। और आज वो जो तोप अपने समय में बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी, केवल कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर सजावट की वस्तु, प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह चुकी है। आज वह निस्तेज है, आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसमें वह शक्ति भी नहीं है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में उसका कितना महत्व था और बहुत सारे सूरमाओं को उसने मौत के घाट सुला दिया, नींद सुला दिया, मौत की नींद सुला दिया। पर समय बदला
और आज वही तोप बच्चों के घुड़सवारी के लिए, बच्चों के खेलने का साधन बनकर रह गई है। और कभी कभी तो छोटी छोटी चिड़ियाँ उस पर बैठकर गपशप करती हैं, उनके गपशप की जगह बन चुकी है। और कभी कभी जो है गोरैया उसके मुंह में घुसती है, अटखेलियां करती हुई से पक्षी नजर आते हैं। कवि ने बताया है कि इन प्रतीकों के माध्यम से हमें ये बता रहा है कि ये जो प्रतीक हैं वो हमें याद दिलाते हैं उस समय में जब उनका इस्तेमाल किया गया था, और आज उसने इसका इस्तेमाल एक व्यंग्य के तौर पर किया है, मजाक के तौर पर भी किया है कि समय के आगे, समय बहुत बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी की नहीं चलती। कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्रूर क्यों ना हो, शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी क्रूरता का, उसके जो बुरे व्यवहार का अंत अवश्य होता है। और एक दिन ऐसा जरूर आता है कि कोई कमजोर व्यक्ति तब उसका मजाक उड़ाता है। और कवि ये एक कविता जो है बहुत अच्छी सीख दे रही है हमारी भावी पीढ़ी को। वह बता रही है कि आने वाले समय में हमारे भावी पीढ़ी को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी अगर हमारे देश में व्यापारिक दृष्टिकोण से आए, आज भी बहुत सारी कंपनियां जो हैं, विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करना चाहती हैं या भारत में आकर व्यापार कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें सतर्कता अपनानी है, सतर्कता जरूरी है। हमें उन्हें यह मौका नहीं देना कि वो आकर हमारे देश की संपत्ति पर ही अपना अधिकार जमा ले। हमें सतर्क रहना होगा। अगर हमारे घर पर आकर कोई कुछ दिनों के लिए रहता है, मेहमान नवाजी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना चाहिए कि वे धीरे धीरे अपने पांव हमारे घर पर यानी कि हमारे देश पर ना जमा ले। तो एक बहुत बड़ी सीख, हाँ, इस कविता के माध्यम से मिल रही है कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने उस समय की, जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो थे व्यापारिक दृष्टि से जब आए तो उनका नजरिया बदल गया, दे उनका मन बदल गया। भारत की ऐश्वर्य सुख संपदा देखकर उनके मन में लालच की भावना पैदा हुई। तो हमें सतर्क रहना होगा, हमें अपने पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों से सीख लेनी होगी। और तभी आपके टीचर्स भी, आपके बड़े भी बार बार आपको आगाह करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आगाह करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि जो गलती शायद किसी समय में उनसे हो गई हो, वो आप ना कर पाए, और उसे अपनाना चाहिए। और उससे शिक्षा लेकर हमें अपने जीवन में, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये कविता एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है, चाहे छोटी सी कविता